हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे। इसमें सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला था वह जुलाई 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वह आपका 31 जनवरी 2021 को हुआ था। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। अगर जिसने भी नहीं देखी है और आप लोग अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो जाइए आप लोग सीटेट की जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है उसको आप लोग देखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसकी हम लोग एम सीरीज सॉल्व करेंगे। एम वाली जो सीरीज है वो वाली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। कथन बी, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। कथन सी, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो, भारत में जो शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो स्थल भागों से लौटती है, स्थल भागों की ओर बहती नहीं है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो ध्यान रखना, ये मानसून के लौटने का समय होता है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और इस मौसम को हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तो हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इसके तीनों गलत हो जाएंगे, ए, बी और सी सभी गलत हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हमारा डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। कौन सा, सुंदरबन डेल्टा, ये आप लोग ध्यान रखना। और जो सुंदरबन डेल्टा का विस्तार है ये भारत तथा बांग्लादेश दोनों देशों में विस्तृत है। और एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सुंदरबन डेल्टा की जो आकृति है यह त्रिभुजाकार है, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ बाह्य मंडल। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस परत में आने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं और मध्य मंडल में ही ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य और बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जो मध्य मंडल है वो वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, जो समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। और जो मध्य मंडल का विस्तार है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल पर आने से जलने लगते हैं और मध्य मंडल में ही बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घट जाता है। तो इसी प्रकार हमारा विकल्प जो है वह मध्य मंडल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा के साथ, ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा, आतपन। तो आतपन का जो संबंध है वो सूर्य ऊर्जा के साथ है। ठीक है। पृथ्वी को लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को आतपन या सूर्यताप कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अब उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें ये हमको ये मैच करना है। तो शंकुधारी वन हमारे कौन से होते हैं? ये ए का हमारा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। और भूमध्य सागरीय वनस्पति तो महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। कौन से? दृढ़। सी का सेकंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देख लो ए बी सी थर्ड फोर्थ टू किस में है? थर्ड फोर्थ टू और डी का फर्स्ट। तो हमारा कौन सा? थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए दो कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ए गलत है, बी सही है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। परंतु आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पहले पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते हैं। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। डॉल्फिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही हैं, क्योंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो अलवण जल है उसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको सूसू या फिर अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यह बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में अवस्थित है। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस सब कुछ हम करवाएंगे, पेपर सेकंड की पूरी तैयारी करवाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सही, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए हमारा क्या कहता है? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कथन बी, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए ए गलत है परंतु बी सही है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु बी सही है। ये आप लोग ध्यान रखना। ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, क्योंकि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। और मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस प्रकार कथन ए गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं, और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। इस प्रकार कथन बी सही है। ये आप लोग ध्यान रखना। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता भाई। मान लो कोई भूदृश्य है हरा भरा, तो उसका तो आर्थिक मूल्य नहीं होगा ना, उसको तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो पहले ये जान लो। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? तो जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा ईंधन आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, तो इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। वर्गीकरण का आधार और संसाधन के प्रकार, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? विकास व प्रयोग का स्तर। ये कौन सा हमारा संसाधन है? तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन है। विकास व प्रयोग और उद्गम, और उद्गम में हमारा जैव और अजैव हो जाएगा। वितरण में मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है संसाधन, तो सर्वव्यापक और स्थानिक। और भंडारण में नवीकरणीय भी है और अननवीकरणीय भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ऑप्शन कथन बी, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो बताना है इसमें ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, और ए का कारण बी है। ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी भी है। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार कथन ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ये सब एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी, केवल डी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल ए, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के नहीं, ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह पाए जाते हैं और ये समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे ये गलत हो जाते हैं क्योंकि इनमें नहीं दिया है और यहाँ पे सिर्फ केवल दिया है, तो इसलिए ये गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले तो वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उनको हम पुरास्थल, तो ये जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगह पाए जाते हैं और ये समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो तब हमारी लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लोहे से बनी तकलियाँ, तो लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो अब सी वाला तो हमारा हो नहीं सकता है। तो जिसमें जिसमें सी है उसको आप लोग काट दो। ठीक है, इसमें भी सी, इसमें भी सी है, तो ये तो कट गए। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए और डी, ये दोनों सही हैं, बकाया सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार,
कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो बताइए केवल ए और बी दोनों को ऑप्शन देखना होगा, केवल ए तथा सी या केवल डी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल ए, हड्डियों की संरचना देखनी होगी। क्योंकि कंकालों के साथ मिले आभूषण, तो पहले ज़माने में आभूषण महिला भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे। ठीक है, कंकालों के आकार से हम नहीं बता सकते। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन तो पुरुषों के साथ भी रखे जाते थे और महिलाओं के साथ भी। तो हड्डियों की संरचना से कैसे? तो देखो, यदि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष प्राप्त हुए तो उनमें महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु हड्डियों की संरचना को देखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि कंकाल का लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच करना है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और यही विचार कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर भी आधारित है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं ये कंकाल महिला का है, ये कंकाल पुरुष का है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास या चरक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो, वेदों की जो रचना की शुरुआत हुई थी वह 3500 साल पहले, और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। ठीक है, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, और ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो दक्कन, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, और इनाम गांव में कृषकों का विकास, तो इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में भीमा की सहायक नदी गोंड के किनारे स्थित एक पुरास्थल है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से और 2700 साल पहले लोग रहते थे। और चरक ने आज से लगभग 2000 साल पहले चरक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार जो हमारा हो जाएगा वह कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी डी ये सारे क्रम से दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ठीक है, हाल ही के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को क्रम से सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी या नगर आहत सिक्के, मतलब इनको क्रम से समझाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था और फिर उसके बाद। ठीक है, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो, अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले अरिकामेडु पत्तन में बसना। ठीक है, अरिकामेडु पत्तन में बसना सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और लोहे के प्रयोग की शुरुआत तो हमारा क्या हो जाएगा? बी, सी डी ए बी ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 साल पहले आरंभ हुई थी। ठीक है, और लगभग 2500 साल पहले भारत में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगरों का उदय तथा आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, और तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, जबकि अरिकामेडु पत्तन में लोगों के बसने की प्रक्रिया 2200 से 1900 साल पहले प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सी डी ए बी, और अवरोही क्रम में हमें सजाना था। तो आगे बढ़ते हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, कथन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो बताइए ए सही है, बी गलत है? ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, और ऐसे ही फोर्थ वाला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वह ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन फोर्थ, ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है, अब देख लो कैसे। तो चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, तो राजराज या तथा राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर एवं गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध थे। और चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों तथा शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, अर्थात सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है।